हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 13 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है हर साल 13 नवंबर को। अब क्यों, इसे जानते हैं। तो दरअसल साल 1997 में जापान के टोक्यो शहर में पहली बार वर्ल्ड काइंडनेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था, जिसमें कि पहली बार WKM की नींव पड़ी थी। तो अब WKM है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं दिवस के बारे में और डिटेल्स को। तो दरअसल इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग देशों की संस्थाएं सम्मिलित हुई थी, जैसे कि जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, इसके अलावा कनाडा, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका आदि और अन्य देश भी थे। इसके बाद 13 नवंबर साल 1998 को पहली बार यह दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो मानवता, साथ ही दयालुता, सहानुभूति और दूसरों के प्रति करुणा को बढ़ावा देना। और यह दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि भले ही हमारी भाषा या फिर धर्म या फिर राष्ट्रीयता अलग अलग है, लेकिन दयालुता सार्वभौमिक भाषा होती है। और इस दिवस के लिए यानी कि साल 2025 के लिए इस दिवस के लिए अभी आधिकारिक तौर पे थीम की घोषणा नहीं की गई है। जब भी की जाएगी हम इसे अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम इसके थीम के बारे में भी जान लेंगे अगर घोषणा हो जाती है तो अब WKM यह है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी साल 1997 में, जिसे हम पहले देख चुके हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को एक दूसरे के प्रति दयालु होने, साथ ही सहयोग करने और साथ ही मानवता की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 नवंबर। अगला सवाल है, हाल ही में NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NIPL द्वारा किस देश की कंपनी के साथ साझेदारी की गई है? तो दरअसल हाल ही में भारत की NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक शाखा NIPL द्वारा बहरीन की एक कंपनी के साथ साझेदारी की गई है। तो अब NPCI यह है क्या, इसके अलावा NIPL यह है क्या, इन दोनों को हम आगे जानेंगे और डिटेल में। पहले जानते हैं इस साझेदारी के बारे में। और तो दरअसल NIPL द्वारा हाल ही में बहरीन की एक फिनटेक कंपनी बेनिफिट के साथ साझेदारी की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दरअसल इस समझौते के बाद भारत और बहरीन के बीच रियल टाइम रेमिटेंस किया जा सकेगा, यानी कि मनी ट्रांसफर किया जा सकेगा। साथ ही इस साझेदारी के तहत भारत की UPI प्रणाली और साथ ही बहरीन की फौरी प्लस नेटवर्क के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी होगी, ताकि रियल टाइम डिजिटल भुगतान भी संभव हो सके। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो डिजिटल वित्तीय समावेशन और साथ ही भारत बहरीन के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा भी मिलेगा। तो अब NPCI यह है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना की गई थी साल 2008 में, जो कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा IBA यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। इसका कार्य क्या है? तो भारतीय बैंकिंग और साथ ही पेमेंट्स सिस्टम्स को एकीकृत करना, साथ ही इन्हें डिजिटल बनाना। तो अब NIPL क्या है? तो दरअसल यह NPCI की ही एक शाखा है। इसकी स्थापना की गई थी साल 2020 में, जो कि NPCI के द्वारा ही की गई और भारतीय डिजिटल पेमेंट्स मॉडल को यानी कि UPI, रुपे आदि को विदेशों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी महाराष्ट्र के मुंबई में ही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहरीन। तो अब अगर बहरीन के बारे में थोड़ा और जाने, तो बहरीन दरअसल एशियाई देश है। इसकी राजधानी है मनामा और यहाँ की मुद्रा है दिनार। अगला सवाल है, हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में राहुल द्रविड़ को PPL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अब PPL यह है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी साल 1981 में और भारत की अग्रणी फॉस्फेटिक उर्वरक निर्माता कंपनियों में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। अगला सवाल है, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? तो दरअसल हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी द्वारा साल 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वाइब कोडिंग को। तो कोलिंस डिक्शनरी है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ कोलिंस इंग्लिश डिक्शनरी। तो दरअसल दुनिया की प्रतिष्ठित अंग्रेजी शब्दकोश है। इसकी स्थापना की गई थी साल 1819 में, जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में की गई थी। किसके द्वारा? तो विलियम कोलिंस के द्वारा। और साल 1979 में पहला एडिशन इसका प्रकाशित हुआ था और ब्रिटेन द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। कौन सी कंपनी द्वारा? तो विलियम कोलिंस एंड सन्स द्वारा। वर्तमान में इसे जाना जाता है हार्पर कोलिंस के नाम से। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइब कोडिंग। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपना खसरा मुक्त होने का दर्जा खो दिया है? तो दरअसल हाल ही में कनाडा ने अपने खसरा मुक्त देश होने का दर्जा खो दिया है। इसका मतलब क्या, आगे जानेंगे। तो दरअसल साल 2016 में इसे WHO द्वारा खसरा मुक्त देश घोषित किया गया था। अब इसे वापस लेने की वजह क्या है? तो दरअसल कनाडा में पिछले 12 महीनों से देश में खसरे के स्थायी संक्रमण चल रहे हैं, इसलिए इसे वापस ले लिया गया है खसरा मुक्त देश होने का दर्जा। दरअसल वर्तमान में कनाडा में 5000 से ज्यादा खसरे के मामले दर्ज किए गए हैं। अब इसे दर्जा क्यों दिया गया था खसरा मुक्त होने का? तो दरअसल ऐसे देश जहां पे कि पिछले 12 महीनों में खसरे के एक भी संक्रमण न मिले हों, तब उस देश को खसरा मुक्त देश घोषित किया जाता है। और वर्तमान में यहाँ पे सक्रिय मामले हैं कनाडा में, इसलिए इसे दर्जा वापस ले लिया गया है। इसके अलावा अन्य कौन से देश हैं जिन्होंने अपना की दर्जा खो दिया है खसरा मुक्त होने का इससे पहले, कनाडा से पहले? तो ये है यूनाइटेड किंगडम, जिसे कि साल 2019 में अपना दर्जा खोना पड़ा था। इसके अलावा ग्रीस और चेक गणराज्य, जिसे कि साल 2019 में ही अपना दर्जा खोना पड़ा था। तो अब कनाडा के बारे में थोड़े शब्दों में जाने तो कनाडा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है ओटावा, यहाँ की मुद्रा है डॉलर और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे मार्क कार्नी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। अगला सवाल है, हाल ही में डेविड सजाले को कौन से उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2025। तो बुकर पुरस्कार यह है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं 2025 में इसे किसे सम्मानित किया गया है। तो दरअसल साल 2025 के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया है डेविड सजाले को, जो कि इनके उपन्यास फ्लैश के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो डेविड सजाले ये हैं कौन? तो दरअसल इनका जन्म हुआ था कनाडा में और वर्तमान में हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं और इन्हें सम्मान के तौर पे 53 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, यानी कि दी गई है। और इससे पहले भी साल 2016 में इन्हें नामित किया गया था बुकर पुरस्कार के लिए, लेकिन सम्मानित नहीं हो पाए थे। किसके लिए नामित किया गया था? इनके कौन से उपन्यास के लिए? तो ऑल दैट मैन इज के लिए इन्हें नामित किया गया था। तो बुकर पुरस्कार अब यह है क्या, इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल यह एक साहित्यिक सम्मान है जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास को ही दिया जाता है और पहले यह केवल राष्ट्रमंडल देशों तक ही सीमित था। वर्तमान में यह दुनिया के किसी भी देश को दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास को ही। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो साल 1969 में की गई थी। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम की संस्था है द बुकर प्राइज फाउंडेशन, इसके द्वारा दिया जाता है। और पहली बार यह किसे दिया गया था? तो पहली बार यह सम्मान दिया गया साल 1969 में ही। किसे दिया गया? तो PH न्यूबॉय को, उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लैश। अगला सवाल है, दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025। तो दरअसल साल 2025 में यह इसका पहला संस्करण होगा। इसका उद्घाटन किया गया है 11 नवंबर को। कहां पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। और यह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 11 से 23 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी किन देशों के द्वारा की जाएगी? तो भारत और श्रीलंका के द्वारा की जाएगी संयुक्त रूप से। इसके अलावा अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश से संबंधित है? तो अभ्यास मित्र शक्ति 2025। तो सबसे पहले जानते हैं कि मित्र शक्ति है क्या, फिर जानेंगे 2025 में आयोजित होने वाले इस अभ्यास के बारे में। तो मित्र शक्ति यह है क्या? तो दरअसल यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और यह हर साल आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2012 में। तो अब 2025, तो दरअसल 2025 में यह इसका 11वां संस्करण है और 10 नवंबर से इसका आयोजन शुरू हुआ है और 23 नवंबर तक चलेगा। कहां पे किया जा रहा है? तो कर्नाटका के बेलगावी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच तकनीकी तालमेल, साथ ही संयुक्त प्रशिक्षण एवं परिचालन समन्वय को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो महिला वेलनेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम, तो दरअसल हाल ही में इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि मोबाइल स्वास्थ्य वाहन कार्यक्रम है महिलाओं के लिए वुमेन वेलनेस सेवाएं पहुंचाने का। दरअसल यह एक प्रयास है राज्य सरकार का और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री MS सुब्रमण्यम के द्वारा किया गया। इसका लक्ष्य क्या है? तो राज्य के 38 जिलों में 38 वाहन चलाना। इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य स्क्रीनिंग तक पहुंच सुनिश्चित करना, खास तौर पे ग्रामीण एवं अर्ध शहरी इलाकों में। तो अब तमिलनाडु, तो तमिलनाडु राज्य के बारे में हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो अब तमिलनाडु, तो दरअसल इसकी राजधानी है चेन्नई। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं RN रवि और तमिलनाडु में विधानसभा की सीट है 234। यहाँ की आधिकारिक भाषा है तमिल और राज्य पशु है नीलगिरी ताहर। इसके अलावा राज्य पक्षी है बुलबुल, राजकीय फूल है जैस्मिन। अब तमिलनाडु अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 3 राज्यों से और साथ ही बंगाल की खाड़ी से, जो कि उत्तर में अपनी सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा उत्तर पश्चिम में कर्नाटका से, इसके अलावा पश्चिम में केरल से और पूर्व में अपनी सीमा साझा करता है बंगाल की खाड़ी से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला सवाल है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में व्यक्तिगत एयर पिस्टल का विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। तो अब ISSF यह है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे और पहले जानते हैं इसके द्वारा आयोजित करवाए जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के बारे में। तो दरअसल इसका आयोजन शुरू हुआ है 6 नवंबर से और यह चलेगा 18 नवंबर तक। कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो मिस्र के शहर काहिरा में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें 720 एथलीट्स भाग ले रहे हैं और इस टूर्नामेंट में 22 व्यक्तिगत खिताब शामिल हैं। इसके अलावा 2 मिश्रित टीम खिताब भी शामिल हैं और इस टूर्नामेंट का आयोजन किन श्रेणियों में किया जा रहा है? तो राइफल और इसके अलावा पिस्टल वर्ग में। और इस दौरान भारत के सम्राट राणा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और पहले ऐसे भारतीय बने हैं जो कि इस इवेंट में व्यक्तिगत तौर पे चैंपियन बने हैं और फाइनल में इन्होंने चाइना के हु काई को हराया है। और साथ ही भारत ने इस इवेंट में टीम के तौर पे भी स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें कि सम्राट राणा के साथ शामिल थे इस टीम में वरुण तोमर, इसके अलावा श्रवण कुमार। और अब सम्राट राणा यह है कौन? तो दरअसल यह भारत के हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं। इसके अलावा कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि भारत के अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल वर्ग में रजत पदक जीता है और साथ ही पहले ऐसे पिस्टल निशानेबाज बने थे जो कि इस चैंपियनशिप में व्यक्तिगत तौर पे पदक जीते थे और अनीश भानवाला भी हरियाणा के रहने वाले हैं। तो
अब ISSF यह है क्या, इसके बारे में हम थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो साल 1907 में। इसका मुख्यालय है जर्मनी के म्यूनिख शहर में। इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक स्तर पे पिस्टल, साथ ही राइफल और शॉटगन जैसे खेलों का प्रचार करना, इसका मतलब कि बढ़ावा देना। और इसके द्वारा ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, साथ ही ISSF वर्ल्ड कप, इसके अलावा ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, साथ ही महाद्वीपीय स्तर की चैंपियनशिप का भी आयोजन करवाया जाता है। और इसमें किस श्रेणियों में टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है, तो राइफल इवेंट में, जिनमें कि 10 और साथ ही 15 मीटर के इवेंट शामिल होते हैं। इसके अलावा पिस्टल में 10, इसके अलावा 25 और 15 मीटर के इवेंट शामिल होते हैं। साथ ही शॉटगन, जिसमें कि ट्रैप, स्केट और साथ ही डबल ट्रैप के इवेंट शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सम्राट राणा। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 12 नवंबर। अगला सवाल था, हाल ही में भारत द्वारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में किस प्रकार की सदस्यता ली गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, प्रेक्षणकर्ता। अगला सवाल था, हाल ही में राहुल VS भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, 91वें। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस उत्सव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मिलित हुई हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, अंगोला। अगला सवाल था, हाल ही में किसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, HFL। अगला सवाल था, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत तौर पे पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अनीश भानवाला। अगला सवाल था, हाल ही में अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, गूगल। अगला सवाल था, हाल ही में आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, गुजरात। अगला सवाल था, हाल ही में वाटरशेड महोत्सव के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन था, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, गुआम, अमेरिका।